कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे राज्यसभा में राजद के सांसद मनोज झा की ठाकुरों पर पढ़ी कविता के बाद आरजेडी और बिहार में ठाकुरों में मचे बवाल की। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध कविता ठाकुर का कुआं का पाठ किया था। उसके बाद से ईडी गठबंधन के भीतर ही मारकाट मच गई है। लालू यादव की पार्टी राजद के ठाकुर नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाहुबली नेता और बिहार के ठाकुरों के अगुवा आनंद मोहन ने जहां मनोज झा की जीभ काटकर उछाल देने की बात कह दी है, वहीं उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा को अपने अंदर के ब्राह्मण को मारने के साथ साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की सलाह दी है। बीजेपी विधायक नीरज ठाकुर ने मनोज झा का मुंह तोड़ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर रहता और मेरे सामने अगर इस तरीके की बात करता, मनोज झा अगर इस तरीके की बात करते तो वो उसका मुंह तोड़ डालते। दरअसल इन सारी प्रतिक्रियाओं के मूल में मनोज झा की वो बात है जिसमें उन्होंने ठाकुरों को नेगेटिव पेंट करने की कोशिश की है और कोशिश करते हुए कहा है कि हम सब के अंदर में एक ठाकुर है। उनका आशय था कि समाज में शोषण करने का कार्य व्यक्ति के अंदर का ठाकुर करता है। प्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक न्याय की बात कर राजद अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही है, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर अगड़ी और पिछड़ी जाति के बीच भेदभाव की भावना ही उनकी राजनीति का मूल आधार रहा है। मंडल युग की राजनीति के नेता और पार्टी का भविष्य जातीय समीकरण और जोर घटाव की राजनीति पर ही टिकी हुई है। राजद सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता पढ़ी वह इसी जातीय समीकरण, शोषण और सामाजिक न्याय की कविता थी। लेकिन कवि की मंशा चाहे जो भी हो, मनोज झा की मंशा एक जाति विशेष को टारगेट करने की थी और यह टारगेट करना उनको अब भारी पड़ रहा है। उनकी पार्टी के भीतर ही इसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि अभी तक राजद प्रमुख लालू यादव या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मीसा भारती राज्यसभा में मौजूद थी। यह बात भी दिगर है कि मीसा भारती राज्यसभा में जब मनोज झा इस कविता का पाठ कर रहे थे तो मीसा भारती वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मनोज झा को ना तो रोकने की कोशिश की और ना ही उन्हें टोकने की कोशिश की। मतलब समझा जा सकता है कि लालू यादव प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरीके से ठाकुर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की है वह इंडी गठबंधन की गांठ की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिहार में ठाकुरों या बाबू साहब या क्षत्रिय की संख्या करीब 5 से 6% है, लेकिन प्रदेश की हर राजनीतिक पार्टी में इनका दबदबा है। बिहार के सामाजिक समीकरण में ठाकुर हमेशा से लालू यादव के साथ खड़े रहे हैं, आगे भी वो खड़े रहेंगे, अब इसमें संदेह है। और शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव प्रतिक्रिया देने से पहले सोच विचार कर रहे हैं या कहीं की प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि राजद सांसद मनोज झा के इस बयान के बाद से क्या बिहार में राजद को ठाकुरों का साथ आगे भी मिलता रहेगा? क्या मनोज झा का यह कविता पाठ जानबूझकर ठाकुरों को टारगेट करने के लिए किया गया था? क्या यह घटना बिहार में जातीय राजनीति की नींव को और मजबूत करेगा या उसे कमजोर करेगा, या जातीय जनगणना से इसको भी आप जोड़कर देख सकते हैं? हम चर्चा करेंगे इन्हीं सारे एंगल पे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम देखते हैं और इस रिपोर्ट में हमने उन प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया है और उस रिपोर्ट के बाद से एक और प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा, वहीं दूसरी ओर अब राजद के अंदर भी जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। राजद के अंदर ताजा विवाद के पीछे की वजह पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की वो टिप्पणी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया था। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। मनोज झा की इसी टिप्पणी को लेकर बाहुबली नेता
आनंद मोहन समेत उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते। अभी मामला पूरी तरह सियासी हो गया है, पर सवाल यह है कि आखिर ठाकुर के कुआं से कौन कौन सियासत का पानी भर रहा है। कहीं राजनेता ठाकुर का कुआं जैसी चीजों में उलझाए तो नहीं रखना चाहते ताकि उनकी सियासी दुकान चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मनोज झा जी का बयान जो है वो काफी चिंताजनक और दुखद बयान है और इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये बयान पूरी तरह प्री प्लान बयान है और लालू जी के निर्देश पे इस तरह का बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके अंदर में ठाकुर है, इसका मतलब राक्षस है? अगर वो कहना चाहिए उनको कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए। आप ठाकुर को उस जगह रख करके कहीं न कहीं ठाकुर को टारगेट करके ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता से बवाल मचा हुआ है और मनोज झा ने जिस संदर्भ में इस कविता का पाठ किया है उस संदर्भ पे लेकर के चर्चा हो रही है और उसी पर सवाल भी खड़े किया जा रहा है कि आखिर अंदर के ठाकुर को मारने या अंदर के ठाकुर की जो बात की जा रही है, क्या वो अंदर का ठाकुर जो है वो विलन है? अगर विलन है तो उसका नाम ठाकुर क्यों है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, अरविंद सिंह जी हैं बीजेपी की तरफ से और मनोज लालदास मनु हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा सैफ अली साहब हैं हमारे साथ राजद के प्रवक्ता के तौर पे। चारों मेहमानों का स्वागत है और सैफ अली साहब से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सैफ अली साहब, जिस तरीके से चर्चा हो रही थी महिला आरक्षण बिल पे, उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता का पाठ कर दिया और पाठ का संदर्भ, हालांकि वाल्मीकि जी ने जो कविता लिखी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, उनका संदर्भ कुछ और था, वो उस दूसरे परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मनोज झा जी ने इसका उल्लेख किया उस पर आपत्ति जताई जा रही है। हर एक आदमी के देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपके पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है, तो पार्टी के जिन नेताओं ने, ठाकुर नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, मनोज झा ने कविता का पाठ किया है, लेकिन पार्टी की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। पार्टी किस नजरिए से इसको देख रही है और क्या जो बात आनंद मोहन कह रहे हैं, आनंद मोहन के बेटे कह रहे हैं, चेतन आनंद कह रहे हैं, क्या पार्टी उनसे इत्तेफाक रखती है? सैफ अली साहब। मोहन सिंह जी और मनोज झा जी दोनों एक ही जगह रहने वाले हैं और दोनों एक ही विधानसभा रहने वाले, तो दोनों में कुछ वाद विवाद तो, और एक ही पार्टी, पहले अलग अलग पार्टियों में रहे। उनके चाचा जी रमेश झा जी भी बहुत दिनों तक लंबी राजनीति में रहे वहाँ सहरसा की राजनीतिक में, और ये एक पीढ़ी आनंद मोहन सिंह जी और चेतन आनंद जी, वो दोनों एक ही एरिया के हैं, जिस कारण एक दूसरे का कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मौका लोग ढूंढते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ बोलने का। और वो पार्टी में बैठ के ये इस बात की सफाई शायद मनोज झा को देनी पड़ी कि हमें ठाकुरों के खिलाफ हमने कुछ ऐसा नहीं बोला, किसी कविताओं को हमने दोहराया, लेकिन ये पार्लियामेंट कविताओं को दोहराने की जगह नहीं है। ये भी पार्टी के लोगों की राय है कि जो हास्य होता है, जो नॉवेल होता है, वो हकीकत से अलग, और हकीकत से अलग अगर चेतन आनंद ने उन पर सवाल उठाया है तो पार्टी जरूर गंभीरता से इस पर विचार करेगी कि क्यों ना मनोज झा जी को बुला के ये पूछा जाए ऐसी कविताओं का अर्थ क्या है, और ऐसी कविताओं को कहने के लिए पार्लियामेंट की जगह नहीं होती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो आनंद मोहन जी के साथ है। आनंद मोहन जी ने जो कहा है कि ठाकुरों को जो है टारगेट किया गया है, तो आप भी या पार्टी भी मान रही है कि सही में ठाकुरों को टारगेट किया गया इस कविता के जरिए?
ठाकुरों को टारगेट नहीं किया। साहित्य की एक अलग भाषा होती है, साहित्य की भाषा, व्यंग की भाषा, कटाक्ष की भाषा होती है, उसको राजनीति की भाषा में ना लाया जाए। मेरा पार्टी ये मान। देखिए, साहित्य तो समाज का आईना होता है, साहित्य और सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है। समाज में जो चीजें होती हैं उन्हीं को दर्शाया जाता है। हर एक साहित्य पे समाज का एक असर होता है, एक छाप होती है और आप उसको देख सकते हैं। हर एक साहित्य व्यंग नहीं होता, हर एक साहित्य जो है वो कटाक्ष नहीं होता, हर एक साहित्य जो है परिस्थिति जन्य भी होता है, परिस्थिति के हिसाब से भी साहित्य लिखी जाती है। और ये जो ठाकुर का कुआं लिखा गया था वो सामाजिक शोषण के खिलाफ लिखा गया था, इसका संदर्भ पुराना था, लेकिन उसको आज के संदर्भ में जिस तरीके से बोला गया है मुझे लगता है कि वो आपत्तिजनक है। और अगर पार्टी भी ये बात मान रही है तो क्या पार्टी ने बुलाया, क्योंकि ये तो 3 दिन मामला हो गया। हाँ, पार्टी बुला के जरूर दोनों के बीच संवाद कराएगी, मनोज झा जी के बीच और चेतन आनंद जी के बीच, कि ऐसे मुद्दों पे बोलने से आइंदा परहेज किया जाए। जो बोल दिया तो वाणी वापस हो नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन जब एक बड़ा तबका आनंद मोहन सिंह जी के आने के बाद ठाकुरों का एक तबका हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के साथ जुड़ा है, तो उनकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी एक पार्टी जुड़ी है मध्य प्रदेश में, गोंडवाना पार्टी, जो आदिवासियों की मूलतः पार्टी थी, जो रावण का मंदिर बनाती थी, उसको भी भाजपा ने एक्सेप्ट किया, उसकी विचारधाराओं को भाजपा ने एक्सेप्ट किया। गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष थे, मतलब उनकी बेटी साहब मोनिका ये कह रहे हैं कि साहब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आनंद मोहन ठाकुर हैं, आनंद मोहन आपकी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए ये आप समझौता करा रहे हैं और इसलिए चाह रहे हैं कि एक दूसरे की भावना का ये नहीं हो, अपमान नहीं हो। लेकिन अगर आनंद मोहन आपकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते और मनोज झा अगर ये कविता का पाठ करते तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी? अगर किसी व्यक्ति को अगर आपत्ति होती, सुनील सिंह है, जगतानंद सिंह है, दूसरे ठाकुर नेता हमारे हैं जो कहीं चेतन आनंद से मजबूत स्थिति में है, उनको भी अगर आपत्ति होती तो उनको बिठाया जाता। भाई क्यों आपने ऐसी बातें की जो हमारे किसी कम्युनिटी के किसी जाति विशेष को पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ ऐसी उनको हर्ट हुआ है तो आप उनके लिए सॉरी तो बोल ही सकते हैं आके पार्टी के मंच से। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे ठाकुरों को आपत्ति नहीं है, कुछ सेलेक्टिव ठाकुर है उनको आपत्ति है, तो बातचीत करके समझा जाएगा, लेकिन आप इसके मूल में नहीं जाएंगे। जो समस्या ठाकुर को विलन बनाने की या विलन पेंट करने की जो कोशिश की गई है उस पर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे और आप उस पर माफी नहीं, क्योंकि कायदे से तो पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो पार्टी के सांसद हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे, और अगर किसी समुदाय को टारगेट करके किया गया और आप मान रहे हैं कि भी आनंद मोहन के साथ जो है बातचीत कराई जाएगी और माफी सॉरी वॉरी कह दिया जाएगा, मतलब बहुत लाइटली ले रहे हैं आप इन चीजों को। नहीं, मैं बता दूं, रावण का मंदिर बनाने वाले मोनिका बट्टी जो मध्य प्रदेश में अमरावाड़ा से महाकौशल में टिकट दिया गया। चलिए ठीक है साहब, मैंने समझ लिया आपकी बात। मैं अरविंद जी के पास एक बार जाना चाहूंगा ना, एक बार आपने जो कहा, अरविंद जी क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से सैफ साहब कह रहे हैं कि दोनों के बीच में बुला करके सुलह समझौता करवा दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये व्यक्तिगत मामला है या पूरे समुदाय का मामला है? क्या उन दोनों के बीच में सुलह सफाई हो जाने से ये अपमान जो है ये खत्म हो जाएगा, या उन्हें सार्वजनिक तौर पे आकर के माफी मांगनी चाहिए कि इस तरीके का जाति सूचक चीज और जाति सूचक टारगेट जो है खासतौर पे पार्लियामेंट से नहीं करना चाहिए? अरविंद जी, अरविंद कुमार जी की आवाज मिल रही है आपको? अरविंद जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार यही चीज मैं संजय जी से के पास जाऊंगा। संजय जी, क्या आपको लगता है जो विवाद चल रहा है और जिस तरीके से आरजेडी इसको मतलब सॉल्व करना चाहती है, वो व्यक्तिगत मामले को मान करके इसको सॉल्व कर रही है कि चूंकि आनंद मोहन और उनके बेटे ने केवल आपत्ति की है तो दोनों के बीच में सुलह करवा दिया जाएगा, समुदाय से उनका कोई मतलब नहीं है, ठाकुर समुदाय अगर आहत हुआ है तो उससे लालू यादव या आरजेडी को कोई मतलब नहीं है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? जी, लेकिन आप आरजेडी के पुराने तासीर को देखें तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा, एक समय बिहार में नारा चलता था भूरा बाल साफ करें। बिल्कुल, तो भूरा का मतलब भूमिहार राजपूत ब्राह्मण। तो लालू यादव की जो राजनीति चलती है कहीं ना कहीं अगड़ों के खिलाफ आवाज उठा करके चलती है, और मुझे लग रहा है मनोज झा जी का जो बयान है उसी पुराने जो इनका स्टैंड होता था भूरा बाल, कहीं ना कहीं वो रिवाइव करने की कोशिश है ताकि पिछड़े वर्ग का वोट उनके साथ जुड़ सके। वो लालू यादव जी की पॉलिटिक्स
इस समय दोबारा से वही राजनीतिक धूरी लाना चाहते हैं। पहले आप लोगों को याद होगा दृश्य जी, पटना के गांधी मैदान में लाठी पिलाओ रैली हुई, बिल्कुल तेल पिलाओ रैली, लाठी महालाठी ऐसा कुछ रैली का नाम। तो उसमें क्लियर कट जाति विशेष से, खासतौर से अगड़ी जातियों को इंगित किया जाता था। कहीं ना कहीं वो अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश उस तरीके से होती थी। बिल्कुल। और राजनीतिक दल के लोग इस तरीके का बयानबाजी करते रहते हैं अपने अपने वोट को साधने के लिए। तो आरजेडी के नेता हमारे जो भी कुछ कहें कि इंटरनल मामला नहीं है चाहे वो, बट कहीं ना कहीं ये जो बयान है मनोज झा जी का, वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने की एक कवायद है, जो कि आरजेडी का पुराना एक प्लान होता था कि अगड़ों के खिलाफ नामबंदी करें अपने कास्ट को, अपने ओबीसी के वोट को और मुस्लिम वोट को, उससे उनको विक्ट्री मिलती थी। ये कोशिश को भी मैं उसी तरीके से देखता बढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से देख रहा हूँ। तो ये ठाकुर समुदाय को टारगेट किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये असंवैधानिक भी है? क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जात पात की राजनीति से आपको ऊपर उठना चाहिए, फिर जो है आप जात को लेकर के टारगेट करते हैं, एक समुदाय को लेकर के टारगेट करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं असंवैधानिक भी है और इस पर उस तरीके से भी कार्रवाई की जाए। मान लीजिए पार्टी कार्रवाई जो भी करती है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए, राज्यसभा को भी? क्योंकि जाति सूचक शब्द के साथ जो है आपने किसी समुदाय विशेष को टारगेट किया है। मुकेश जी किससे पूछा ये? जी आप ही से पूछा संजय जी। देखिए, संसद को तो कहीं ना कहीं जो बाकी दल हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या बाकी दल हो, जो जिनको लगता है कि आरजेडी का बयान गलत है, तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष के जो अपने सभापति हैं उनके संज्ञान में लाना चाहिए। और आज का जो समाज है धीरे धीरे जाति को भूलते जा रहे हैं। हम लोग जब दिल्ली में है, हम लोग भी बिहार के हैं, तो हम लोग किसी से अपनी जाति नहीं पूछते, ना कोई जाति हमसे पूछता है। जब हम स्टेट के बाहर आते हैं तो हमारा राज्य चलता है, देश के बाहर जाता है तो देश चलता है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की एक भावना आ रही है और जाति लोगों की छुपती जा रही है। बिल्कुल। अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जो कोई बोले, बट संसद में एक मर्यादा तो रहनी चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से, ये तो एक जाति को सूचित किया गया है, उसका नाम लिया गया है, लेकिन इसके आगे भी कई चीजें होती हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं जिनको आहत हुआ है उनको ये उठाना चाहिए संसद के, और आगे उनको कार्रवाई करनी चाहिए। सभापति से मांग करनी चाहिए कि सब संसदीय इस तरीके से मर्यादा के खिलाफ है, वो हटने चाहिए संसद की कार्रवाई से। बिल्कुल। ये तो सबसे, क्योंकि मनोज झा जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और वो इस तरह की अगर गलती करते हैं तो ये तो खैर अनपढ़ आदमी कर दे तो चलता है। बिल्कुल। मैं तो संजय जी इसको गलती नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सोच समझ करके जो है वो पॉलिटिक्स को साधने के लिए, क्योंकि बिहार में नीतीश जी भी जो है जी वो अलग समीकरण कर रहे हैं, वो भी एक नया गठजोड़ कर रहे हैं, पीएम गठजोड़, जिसमें उनका भी है कि भाई अपना मुस्लिम को साधो और थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग को साधो। तो उनका एक अपना है, क्योंकि उनका कितने दिन चलेगा गठबंधन लालू जी के साथ में, कितने दिन राजू के साथ चलेगा नहीं चलेगा, वो भी एक भविष्य तय नहीं है कि अभी साथ में रहेंगे या पलटी मारेंगे, क्योंकि पलटी बात घोषित हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम लोग कल चर्चा भी कर रहे हैं। वो भी हो सकती है कि जो पिछड़ा वर्ग का वोट है अधिक से अधिक अपने साथ रखा जाए। अभी आने वाले दिनों में चीजें और बढ़ेंगी। बिहार की पॉलिटिक्स में इतना आसान नहीं है कि कोई एक साथ रह पाए। आप जब तक चुनाव आएगा देखिएगा सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे और बिल्कुल। और उसकी दाना चिटक रहा है। बिल्कुल। और उसकी शुरुआत मुझे लगता है संकेत मिलने शुरू हो गए हैं उसके। हाँ, जेडीयू में किस तरह की आपसी घमासान है वो आपको दिख ही रहे हैं। बिल्कुल। और वो आगे जाकर के, क्योंकि सबको पता है हर कोई जिताऊ के साथ में होता है। बिल्कुल। जहाँ इक्वेशन नजर आएगा वो वहीं जाएगी, सीट की जहाँ सेटिंग हो जाएगी कास्ट के हिसाब से, दल के हिसाब से, वो वहाँ जाएगा। सबको पता है कि नीतीश जी डूबता जहाज है, अब चाहे पिछड़ा मुसलमान कुछ भी जोड़। आप नीतीश जी को डूबता जहाज कह रहे हैं, मनोज लाल दास जी को मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। मनोज जी, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ठाकुरों को आपके पार्टनर जो है अगर इस तरीके से टारगेट करते हैं, तो ठाकुर तो आपकी पार्टी में भी है, तो क्या आप लोग इस पे आपत्ति जता रहे हैं गठबंधन में जाकर के या लालू यादव से कि भाई माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको बात वापस लेनी चाहिए, और ये केवल व्यक्तिगत मामला आनंद मोहन या जो मनोज झा हैं उनके बीच का नहीं है बल्कि पूरे ठाकुर समाज का है? सबसे पहली तो मेरा स्पष्ट मानना है कि समाज में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और जिन दल के लोग भी ऐसा टीका टिप्पणी करते हैं
या चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर करते हो या पार्टी स्तर पर करते हो, तो ये गलत परंपरा है। और मैं तो शुरू से भी आपके चैनल पर मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि धर्म पर या किसी जाति पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी हो, इस तरह के अपने संविधान में एक कानून भी बनना चाहिए कि नहीं हो। इसी का परिणाम है कि ठाकुरों पर, लाला के ऊपर कई फिल्मों में तरह तरह के दृश्य दिखाए जाते रहते हैं और अभी भी कई फिल्म बन रही है, उसमें लाला के बारे में, ठाकुर के बारे में, इस बारे में शब्द लेकर बोलकर ये दिखाया जा रहा है। अब मैं तो आदरणीय लालू जी से भी आग्रह करूंगा कि चूंकि मनोज झा जी ने कहा है, वो भी देश के सर्वोच्च सदन में कहा है, और मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक सदन के सभापति महोदय जी को इस संबंध में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना या किसी तरह का कमेंट नहीं करना, या ये गलत है कि सही है, ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मैं अपनी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे लोगों से मैं बात करता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह की बातचीत किसी के भी साथ, किसी भी जात के साथ, किसी भी धर्म के साथ कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से करे या पार्टी स्तर से करे। और पार्टी के, जिस पार्टी के वो हैं, उनके प्रमुख को भी चाहिए कि ऐसे मामले को तुरंत रफा दफा करे पार्टी की ओर से। अगर उनको लग रहा है कि ये गलत है तो तुरंत एक ट्वीट करना चाहिए, तुरंत कुछ बोलना चाहिए। बिल्कुल, हमारा तो ये कम से कम अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। लेकिन जब मनोज झा बोल रहे थे तो मीसा भारती सुन रही थी, वो भी मैंने देखा, चूंकि मैं भी कार्रवाई को देख रहा था, तो मीसा भारती सुन रही थी, लेकिन मुझे किसी भी तरीके के भाव उनके चेहरे पे नजर नहीं आए और ना ही उन्होंने बाद में, या उस दौरान तो नहीं, लेकिन बाद में भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब मौन सहमति, एक तरीके से आप कहें कि मीसा भारती की मौन सहमति रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो है मनोज झा जी ने अचानक इस तरीके से नहीं किया, मुझे लग रहा है ये पार्टी की सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति के तहत जो है वो इस तरीके के खासतौर पे इस कविता का चयन किया गया और इसका पाठ किया गया। अरविंद जी हमारे साथ हैं, अगर आपको आवाज मिल रही है, अरविंद जी की आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज तो मिल रही है, मेरी आवाज जी आपकी आवाज भी अब आ रही है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी? क्या राजद ने जानबूझ करके एक रणनीति के तहत, और जिस तरीके से बिहार की जात पात की राजनीति, आप तो चूंकि बिहार के हैं तो आपको जानकारी होगी, क्या आपको लगता है मनोज झा जी ने ये जो कहा है, ये जो कविता पाठ किया है, ये उनका अपना फैसला था, या आपको लगता है कि नहीं पार्टी की सहमति से ये कहा गया है? देखिए, ये प्रायोजित है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और बिहार को भली भांति जानते हैं। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, बिहार में जिस पार्टी से मनोज झा जुड़े हुए हैं, आरजेडी, उस पार्टी का जो जनाधार है ना, वो जातीय नरसंहार, जातीय विद्वेष, जातीय तनाव कर और वोट प्राप्त करना। आप उन दिनों के भी देखिए कि बिहार में दलितों का एक अच्छी खासी संख्या में नरसंहार हुआ था। बिल्कुल। और तब 90 के दशक के बाद लालू जी की सरकार बनी थी। बिल्कुल। आप उस समय के बिहार का देख लीजिए। आज मनोज झा चुनाव आ रहे हैं और पार्टी की उनकी सोची समझी राजनीति है कि ठाकुरों को गाली दो। शायद मनोज झा का ये नहीं, ठाकुरों को इतिहास नहीं पता होगा कि कितना समृद्ध इतिहास रहा है, और इस तरह वो जातीय उन्माद फैलाकर अगर ये चाहते हैं कि बिहार में हम चुनावी रणनीति तैयार करें, तो ये नहीं होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी सजग है। मैं स्पष्ट करता हूं कि ये उनकी पार्टी की आंतरिक सोच है। ये लालू जी, और आप देख रहे होंगे कि वहाँ अन्य जो राज्यसभा में सांसद थे वो बैठे हुए थे, मीसा भारती बैठी हुई थी, वो भी किसी तरह का कोई ये कौन सा चीज है? ये एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि ये सोच के तहत वहाँ पर इस वक्तव्य को दिया गया है कि ठाकरों पर अपमानित किया जाए। मैं आपको कह दूं कि एक बार आप याद होगा कि लालू यादव ने नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। बिल्कुल, संजय जी ने भी जिक्र किया इसका। जी जी जी, तो इस तरह के जुमले होते हैं, जातीय उन्माद फैलाना। चूंकि इनके घर के तो कुछ नहीं जाते, इनका चरित्र चेहरा बिल्कुल वही है कि अपने तो याफ्ता है ही, पूरा परिवार घोटाले में लिप्त है, कोई मोरल।
लेकिन एक चीज अरविंद जी, मैं एक चीज मैं समझना चाहता हूं, क्या राजपूत की या क्षत्रिय की या जो ठाकुर समाज है, क्या ठाकुर समाज तो हमेशा से आरजेडी के साथ रहा है? जब से लालू यादव की सरकार आई है, उनका रिजीम आया, तब से ठाकुर जो है, ठाकुर समुदाय लालू यादव के साथ ही खड़ा है पॉलिटिकली, अगर आप देखें तो। और हमेशा जो आज का जी उस समय की कुछ बात थी, कुछ लोग थे, गिने लोग थे जी, लेकिन उसमें सबसे थे जो रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे जी। और जब से लालू यादव ने उनको अपमानित करने का, उनकी पार्टी ने अपमानित करने का काम किया है, तो ठाकुरों का मोह भंग हो चुका है आरजेडी से। और आप मुख्य धारा से वो राजनीति के जुड़ जाए, वो नहीं चाहते हैं ठाकुर समाज कि बिहार में पुनः उसी तरह की राजनीति हो जहां नरसंहार का दौर हो। तो आज के दिन ठाकुर समाज इनसे अलग है और ये ठाकुरों के खिलाफ एक उन्माद फैलाकर पिछड़ी जाति और ये चाहते हैं कि वोट लेना, इनकी मंशा वही है। बिल्कुल, मंशा उनकी है। साहब, क्या ठाकुर जो अब तक आपका साथ देते आ रहे हैं और इस स्टेटमेंट के बाद से, मनोज झा की इस स्टेटमेंट के बाद से, वो ठाकुर समाज आपसे अगर नाराज हो रहा है तो आप ठाकुर समाज से माफी मांगेंगे या उस व्यक्ति विशेष से आप करेंगे? पार्टी आगे बढ़कर के क्यों नहीं माफी मांगती है या मनोज झा को कहती है कि आपने गलत कहा है, आप स्टेटमेंट जो है आप वापस लीजिए, और जो ठाकुर समाज हमारा इतना साथ दे रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली आप शुरू से उनके साथ रहे, भले ही रघुवंश बाबू को अपमानित करने के बाद से समाज थोड़ा सा जो है आपसे नाराज है, लेकिन अभी भी हाल के चुनाव में भी ठाकुरों ने आपको साथ दिया है। साहब प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह जी थे, प्रभुनाथ सिंह के बेटे और भाई को भी हमने टिकट दिया था, जो एक सारण के एक मजबूत राजपूत के नेता हैं। लवली आनंद मोहन सिंह की पत्नी और बेटे को भी टिकट दिया गया। बाकी ऐसे कई जगह डब्लू सिंह को टिकट दिया गया। 12-14 राजपूतों को हमने अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया और ठाकुरों का एक अच्छा खासा वोट पहले भी मिलता था। जो रघुवंश बाबू भी थे, हमारे पार्टी के नेता थे और अंतिम मरते दम तक वो हमारे साथ रहे। किसी फ्रॉड व्यक्ति ने उनके हाथ का लिखा हुआ दिखाया कि मैं राजद छोड़ रहा हूं मरने वक्त में, वो भी गलत था कि वहां पे जो लोग केदार यादव थे और लोग बैठे हुए थे, बोला कि रघुवंश बाबू ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। कुछ लोग, अभी एक हमारे प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा उनको अपमानित किया गया, ऐसी कुछ बात नहीं थी। वो मरते दम तक उनके बेटे भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने तो आपको इतना साथ दिया, तो अब उनका अगर आज उनके समाज का अपमान हो रहा है तो आप लोग आगे आकर के माफी क्यों नहीं मांगने करते हैं, या आप लोग जानबूझ करके कर रहे हैं अपमान? क्या आपको अब ठाकुरों का साथ नहीं चाहिए? ठाकुर तो फिल्मों में भी दिखाया जाता है, ऐसे ठाकुरों के बारे में ऐसे ऐसे रोल दिखाए जाते हैं जो कि वो भी गलत है। हम तो उसका भी विरोध करते हैं। हम तो किसी भी ठाकुर का, पंडित को जो विलन दिखाया जाता है फिल्म में, खासतौर पे जो खान गैंग के लोग हैं बॉलीवुड के, वो इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। वो तो हिंदू धर्म पे हमला है, वो तो सनातन पे हमला है, तो हम तो उसका भी विरोध करते हैं। नहीं, उसका विरोध लोग बड़े मजे लेकर करते हैं कि ये जो हो रहा है ये हमारे देश में वो एक नया ट्रेंड बन गया है कि किसी को अपमानित करके उसको वोट बैंक, अपमानित करके वोट बैंक नहीं बनाना चाहती है। राजद गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी, उनकी बेटी को भाजपा ने शामिल करके मध्य प्रदेश में टिकट दे दिया। तो वहां क्या रामचरितमानस, आप तो विरोध कर रहे थे, तो फिर आप भी उसी राह पे क्यों चल पड़े हैं? आप एक तरफ उसका विरोध कर रहे हैं, फिर आप भी उसी राह पे चल पड़ रहे हैं। अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध कीजिए ना, कि आप उनकी राह भी पकड़ लेंगे। मोनिका भट्ट ने आज से 2-3 महीने पहले रामचरितमानस की प्रतियां मध्य प्रदेश में जलाई और भाजपा ने आज उसको टिकट दिया। तो क्या तो हम गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, जो भगवान रामचंद्र को मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाएं आज नहीं होती हमारी। बात अभी जाति पे चल रही है और बिहार की राजनीति है, उसमें जातीय समीकरण को नजरअंदाज करके राजनीति वहां पे होती नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूं, या जो हमारे दर्शक हैं वो ये समझना चाहते हैं, क्या राजद की राजनीति में, बिहार में राजद जो राजनीति कर रही है, क्या राजद की राजनीति में अब ठाकुर वोट का महत्व नहीं रहा? क्या अब ठाकुर से किनारा करना चाहती है? क्योंकि मनोज झा जो हैं वो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, वो केवल उसी तरीके से राज्यसभा में भेज नहीं दिए गए हैं नंबर के आधार पे, तो वो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा सोच रखते हैं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी समझ है, और फिर अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो वो बिना किसी रणनीति के तहत या बिना सोचे विचारे वो इस तरीके की बात नहीं करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो राजद है उनको अब क्षत्रिय वोटों की आवश्यकता बिहार में नहीं है? आपने मनोज झा जी के बारे में कहा राज्यसभा उनको भेजा गया, हाँ। लेकिन राज्यसभा में जब बात उनके जाने की थी उस वक्त उनका नाम कहीं पैनल पे नहीं था। मायावती जी को लालू जी ने बुलवाया। तो आप लोग के यहाँ पार्टी पैनल से थोड़ी चलता है, आप लोग के यहाँ तो
जो लालू जी कह दें वही है संविधान, वही पैनल। पैनल क्या होता है आपकी पार्टी में? ये तो केवल लोगों को दिखाने के लिए होता है ना। तो अगर गए हैं तो लालू जी ने तो भेजा होगा ना। नहीं, वो सीट मायावती जी के लिए थी। मायावती जी नॉमिनेशन करने नहीं आए और 11th आवर में शायद इनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट था तो इनको नॉमिनेशन करा दिया गया। ठीक है, लेकिन लोगों की ये भावनाएं, ये पार्टी में कहीं ना कहीं ये लोग कहते हैं कि आप वोट लीजिए दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज का, और आप जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो, अलायंस की मीटिंग हो तो मनोज झा को लेकर चले जाते हैं। आपका कोई ना दलित होता, ना पिछड़ा होता, ना अल्पसंख्यक होता। पार्टी में ऐसी बातें चल भी रही है। ठीक है संजय जी, जो बात, ठीक है सैफ साहब, जो बात मैंने सैफ अली साहब से पूछी वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी दृष्टि इस पे डालें कि क्या राजद को अब ठाकुर वोट की आवश्यकता नहीं है बिहार में? क्या जो नए समीकरण बन रहे हैं उसमें ठाकुर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा कास्ट जो है या दूसरा एक वोट बैंक उनको मिल गया है राजद को, तभी वो इसकी कीमत पे राजद की जो है वो राजपूत की कीमत पे दूसरे कास्ट वोट को साधने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? संजय जी, आप थोड़ा सा 90 के दशक में जाइए, जब आनंद मोहन जी का राजनीति में उदय हुआ जी, वो उनका पूरा का पूरा राजनीतिक उदय एंटी लालू प्लैंक पे हुआ था। लालू प्रसाद यादव जी का विरोध करके उनकी राजनीति चमकी थी। उन्होंने उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी करके एक दल बनाया, उनके ऊपर जो भी शासन के द्वारा प्रताड़ना हुई उसको मुद्दा बना करके, और चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का। उस समय शायद इनको 6% के आसपास वोट मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में लोगों ने समीकरण कहा कि ये राजद की ही बी टीम से सरकार से सेटिंग करके अंदर अपना इन्होंने पॉलिटिकल गेम खेला और लालू जी की जीत में मददगार बने, क्योंकि वो वोट कहीं ना कहीं अपोजिशन यानी कि भाजपा या बाकी जदयू के ऊपर था तो लालू जी के लिए चुनाव मुश्किल होता। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी को भी उसमें बिहार के लोग भली बात उसमें पत्रकारिता के लोग भी जानते होंगे, लालू जी का बी टीम कहा गया था कि उनसे मिली भगत करके उन्होंने प्लान किया। बिल्कुल। बाद में आज के चुनावी में देखिए वो कहीं ना कहीं सत्य होती दिख रही है, तो राजद के खेमे नहीं बैठे हुए, विलय भी कर लिया पार्टी का राजद के साथ। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अवसरवादिता रहती है। उस समय का जो आनंद मोहन थे वो सीधे सीधे क्षत्रिय एक सम्राट कहीं ना कहीं आइकॉन बन गए थे। बिल्कुल। बट आज के डेट में आनंद मोहन की वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि आरजेडी की पॉलिटिक्स भूरा बाल साफ करने के नाम पे शुरू हुई थी, अब कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने और बचाए रखने की कवायद दोबारा उसी प्लैंक से खेलने की कोशिश हो गई, क्योंकि उस समय भी एक तरीके से मंडल के बाद राजनीति उठी थी। अभी भी कहीं ना कहीं मंडल को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है ओबीसी का रिजर्वेशन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पुराने खेल को ही नए तरीके से खेलने की कोशिश हो रही है। और आप देखेंगे तो दोनों साइड पात्र वही है। आरजेडी भी वही पात्र थी उस समय, पॉलिटिकल पार्टी उस समय लालू जी का फेस था। आज के डेट में क्या है, मनोज झा बेशक फेस होगा बट आरजेडी फेस है मेनली, और सामने आनंद मोहन है। अब आनंद मोहन की ओर से जो प्रतिक्रिया आप अब तक अगर उनको थोड़ा सा लगता है कि समाज के है विरोध दिख रहा है, लेकिन इस स्थिति तक मेरे को लगता है कि वो अभी आरजेडी से बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको अपना भी कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाना है। उनके ऊपर भी कई सारे मामले रहते हैं, वो सब भी उनको देखना रहता है। बिल्कुल। तो सत्ताधारी दल के साथ रहना उनकी मजबूरी भी है, और कहीं ना कहीं उनको ये सूट भी करता है कि एक तरीके से वो पुराना वोट बैंक भी उनका रिवाइव हो जाए और दूसरा आरजेडी को भी बेनिफिट हो जाए। तो बिल्कुल, मतलब एक तीर से दो निशाने जो हैं साधे जा रहे हैं। जो एक तरफ जो है ठाकुर को टारगेट भी कर लो और दूसरी तरफ ठाकुर विरोधी वोट को जो है अपने पक्ष में जो है आप गोलबंद भी कर लो, और इस तरीके से। और बिहार में राजनीति इसी तरीके से चलती है और आगे भी मुझे लगता है कि इसी तरीके से चलती है। समय इजाज़त नहीं दे रहा है प्रोग्राम को आगे ले जाने का, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज लालदास जी आपका, सैफ साहब आपका, संजय जी आपका और अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन आनंद मोहन ने जिस तरीके से विरोध किया है, विरोध करने का उनका जो तरीका था और जिस तरीके से मनोज झा जी ने बात को रखी थी, उससे साफ है कि ये लड़ाई केवल मनोज झा और आनंद मोहन के बीच की नहीं है, बल्कि ये मनोज झा और ठाकुर समाज के बीच नहीं, बल्कि राजद और ठाकुर समाज के बीच में है। क्योंकि टारगेट एक समाज को किया गया है, और ये केवल एक समाज ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि ये पूरे एक जो ठाकुर समाज जो कि कह रहे कि अपने भीतर के रावण को मारने, यानी जो अपराधी एक जिस तरीके से नेगेटिव पेंट किया गया है, उसका असर जो है ये अभी केवल खत्म नहीं होगा। अगर दोनों में मान मनोबल हो भी जाता है, एक दूसरे की बात मान करके एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं, तब भी ठाकुर समाज जो है बिहार का, क्योंकि 6% वोट है उनका, और बिहार की राजनीति में जब तक जात पात की राजनीति होती रहेगी, जब तक जातीय वोट का अपना महत्व बना रहेगा, तब तक ये विवाद चलता रहेगा। और पूरे चुनाव में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी
चुनाव के दौरान इस मसले का जिक्र किया जाएगा और इस मसले पर आगे भी राजनीति यूं ही होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या।